मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर सब्यसाची, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, पुनः आप लोगों के समक्ष अपने यूट्यूब वीडियो के द्वारा उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है वाक्य विज्ञान, और यह वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की एक प्रमुख इकाई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में एमए द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। वाक्य विज्ञान इस 5वें प्रश्न पत्र में तीसरी इकाई में सम्मिलित किया गया है। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान के का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अवयव इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बिना वाक्यों के अभिव्यक्ति का सही संप्रेषण नहीं हो पाता है। यदि हम शब्द को जानते हैं तो शब्द बिना अर्थ के अधूरा है, और यदि उसका अर्थ भी हम जान लें तो एक शब्द का एक अर्थ जान लेने से बहुत कुछ हल नहीं हो पाता है। अतः वाक्य जब उन शब्दों की लड़ियों के माध्यम से या शब्द के अर्थ के माध्यम से एक वाक्य की संरचना होती है, तो अभिव्यक्ति एकदम साफ साफ परिलक्षित होती है, और वही आवश्यक भी है। यदि हम बात करें वाक्य विज्ञान की, तो सबसे पहले उसमें वाक्य आता है। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक विचार विशेष को पूरी तरह से प्रकट करता है, पूरी तरह से व्यक्त करता है, पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक वाक्य में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खंड होते हैं। वाक्य शुरू होता है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और वाक्य का जहां अंत होता है उसको हम उत्तरार्ध बोलते हैं। पहले को हम उद्देश्य और दूसरे को हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने ऊपर उदाहरण दूं, सब्यसाची धनुर्धर हैं या सब्यसाची धनुर्धर थे। अब यहां पर सब्यसाची उद्देश्य है। अर्जुन का नाम है सब्यसाची। सब्यसाची धनुर्धर थे या सब्यसाची धनुर्विद्या में माहिर थे। यदि हम दोनों वाक्यों को लें तो यहाँ पर सब्यसाची उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। और सब्यसाची धनुर्धर थे, मतलब धनुर्धर थे, ये क्या है? विधेय। या सब्यसाची धनुर्विद्या में माहिर थे, तो धनुर्विद्या में माहिर थे, ये क्या है? यह विधेय है, जिसको हम उत्तरार्ध कहते हैं। और पहला जो सब्यसाची है वह क्या है? वह पूर्वार्ध है। यदि हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, एक साधारण सा वाक्य ले लेते हैं कि कोई भी नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हम नाम लेते हैं राम जाता है, वाक्य है। अब इसमें क्या है कि राम उद्देश्य है और जाता है विधेय है। अब वाक्य के अंतर्गत शब्दों के परस्पर संबंध विषयक विचार को विश्लेषित किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भाषा की रचना पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले वाक्य की रचना पर विचार करना होता है, ठीक है। हमारी विचार शैली का भेद वाक्य से ही प्रकट होता है। हमारी विचार शैली का प्रस्फुटन जो है वो वाक्य के द्वारा ही परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में वाक्य रचना का अभिव्यक्तिकरण या वाक्य रचना के भेद से या वाक्य से कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि के परस्पर संबंधों के प्रकट करने के भिन्न प्रकारों से वाक्य का जो स्वभाव है, जिसको हम वाक्य स्वभाव कहते हैं,
और रचना का बहुत कुछ पता लग सकता है। संसार की भिन्न भिन्न संस्कृति है। अब उस भिन्न भिन्न संस्कृतियों के में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, जातियां हैं, उनकी विचार है, उनकी शैली है, उनका रहन सहन है, सब कुछ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ का जो आदमी है वो दूसरा देश है, उनसे एकदम भिन्न है। आदमी वो भी है, आदमी हम भी हैं, लेकिन भिन्नता है आचार में, विचार में, शैली में, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, तभी सभी एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भिन्नता स्पष्टतः होती है। ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि संस्कार भी बदल जाते हैं, स्वभाव भी बदल जाता है, हर थोड़ी सी दूरी पर भाषा बदल जाती है, निसंदेह सब कुछ बदल जाता है। अब पदार्थों के प्रति भी उनकी दृष्टियां भिन्न भिन्न इसलिए होती हैं, ठीक है ना। पदार्थों के प्रति भी हम लोग जो है स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आप अभी यूरोपियन कल्चर में चले जाइए, आप विदेशों में चले जाइए तो वो उबला हुआ खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, हम शाकाहारी होते हैं। उनके लिए मांस खाना बहुत ही सामान्य चीज़ है, किसी भी चीज़ जानवर का मांस खाना। आज इतना जो महामारी फैली है इसी मांस की वजह से फैली है, इन्हीं जानवरों की वजह से फैली है, ऐसा तथ्य सामने आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बहुतायत लोग शाकाहारी हैं, इसीलिए पदार्थों के प्रति भी उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि में अंतर है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में वाक्य रचना एक सी न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। प्रसिद्ध व्याकरणवेत्ता कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में सर्वप्रथम वाक्य विचार पर ही अपना अभिमत प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वाक्य विन्यास में वाक्य अवयवों का परस्पर संबंध, रूपांतर, क्रम और वाक्य बनाने की रीति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, यह कौन लिखता है? कामता प्रसाद गुरु। अब प्रोफेसर गुणे ने परस्पर संबंधित शब्दों का प्रयोग अनुक्रम वाक्य बताते हुए लिखा है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। किसने? प्रोफेसर गुणे ने। अब गुणे ने क्या लिखा है? सिंटेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिलेशनशिप्स एज डिटरमाइंडेड बाय देयर यूजेस। ठीक है, consideration of syntax is mainly the consideration of the different parts of speech, their genesis and function। ये कौन लिखता है? प्रोफेसर गुणे। अब हम आगे बात करते हैं वाक्य की अवधारणाओं के संदर्भ। ये तो हमारे जो आधुनिक भाषा शास्त्री हैं, आधुनिक व्याकरण शास्त्री हैं, कामता प्रसाद गुरु हो चाहे प्रोफेसर गुणे हो, उनकी यह दृष्टि है वाक्य विचार पर। उन्होंने वाक्य के संदर्भ में अपना अभिमत, अपना विचार प्रस्तुत किया है। अब वाक्य की अवधारणा के संदर्भ में अधिकांश विद्वानों में यही मान्यता है कि वाक्य पदों का समूह होता है। ठीक है, वाक्य अखंड होता है। जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न जल स्रोत से पानी आकर मिलता है और फिर वह एक अनेक रूपों में एकत्र होकर विशालकाय समुद्र हो जाता है। अब समुद्र में आप देखिए नदी से भी पानी आता है, समुद्र में आप देखिए कि झरने से भी पानी आता है, और बम्बई जैसे शहर हैं वहाँ पर तो कोई नदी तो है नहीं, या तो वहाँ पर जो झरने हैं, खंडाला है या जो भी पुना उना के आसपास है, या फिर जो नाले हैं, तमाम उसके जल स्रोत हैं। बम्बई में जो समुद्र है उसमें उसके जल स्रोत के तमाम माध्यम हैं। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। फिर भी वह अनेक रूपों में एकत्र होकर वह समुद्र जैसे बन जाता है, तमाम जल स्रोतों का
महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य के 5 लक्षण बताए हैं और इन्हीं 5 लक्षणों के आधार पर उन्होंने वाक्य का स्वरूप निर्धारित किया है। पतंजलि लिखते हैं, आख्यातम साव्ययाकार विशेषणम वाक्यम सक्रिया विशेषणम च आख्यातम सविशेषण एकतिड वात्स्यायन लिखते हैं कि कई पदों का समूह जो है एक वाक्य बनता है। वात्स्यायन संस्कृत में अपनी उक्ति देते हुए कहते हैं, पद समूहो वाक्यार्थम समासो। आचार्य जगदीश लिखते हैं, परस्पर पद शब्दों का समूह वाक्य होता है। मतलब मिथः साकाच्छ शब्दस्य व्योहो वाक्यम। आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, योग्यता आकांक्षा और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। वे लिखते हैं संस्कृत में, वाक्य स्याद योग्यताम आकांक्षास्ति युक्तः पदोच्यः। इस तरीके से वाक्य के संदर्भ में, वाक्य विचार के संदर्भ में संस्कृत के इन आचार्यों एवं भारतीय आधुनिक विचारकों का मत बेहद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वाक्य की हम यदि इस आधार पर व्यवहारिक परिभाषा की बात करें तो यहाँ भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाक्य की काम चलाऊ या व्यवहारिक परिभाषा देना बहुत महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी है। भाषा में जिस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तात्कालिक विचाराभिव्यक्ति के लिए वाक्य भाषा का चरम अवयव है, या व्यवहारिक दृष्टि से वाक्य भाषा का चरम अवयव है। वाक्य की इस परिभाषा के अनुसार हम वाक्य को ठीक वैसा ही मान सकते हैं जैसा कि उसका हम व्यवहार करते हैं, उसका हम व्यवहार अपने भाषा के द्वारा करते हैं। अतः वाक्य में अनेक शब्द या शब्द समूह भी हो सकते हैं तथा वाक्य केवल एक शब्द का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, अनेक शब्द या शब्दों का समूह है। दूसरा, गांव एक शब्द है। अब गांव में भी वाक्य परिलक्षित है, गांव में भी समाज है, गांव में भी कई सारे व्यक्ति हैं। गांव एक व्यापक इकाई है। तो एक वाक्य का एक शब्द में यह स्वरूप है। अभिप्राय की व्यक्त करने की दृष्टि दोनों की वाक्य की ही है, चाहे वह गांव हो या तुम कहाँ जा रहे हो। तो व्यवहारिक दृष्टि जो है वह वाक्य की बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा जो है निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निकल कर आया हम लोगों के सामने कि तात्कालिक विचार प्रक्रिया ही वाक्य है, वाक्य का एक स्वरूप है। हम हर समय जब भी बोलते हैं, हम व्यवहारिक ढंग से जब भी बोलते हैं, बिना सोचे विचारे कुछ भी हम बोल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना काम चलाने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि यही हमारा व्यवहारिक पक्ष है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ बोल रहा है, वही शब्दों का एक समूह है और उसी शब्दों के समूह से एक वाक्य निर्मित होता है। हम बिना कुछ सोचे समझे तत्काल कोई भी किसी चीज़ पर भी अपना अभिमत व्यक्त करते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। ये बात निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं। अब वाक्य के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं?
यदि हम देखें तो वाक्य के आवश्यक तत्व भाषा विज्ञान की दृष्टि से, वाक्य विज्ञान की दृष्टि से 5 होते हैं, 5 क्या 6 होते हैं। अब वो 6 कौन कौन से हैं? पहला सार्थकता, दूसरा क्या है? योग्यता, आकांक्षा तीसरा है, चौथा सन्निधि, उसके बाद 5वां जो है वह अन्वय, और छठा जो है वह क्या है? क्रम। तो इस तरीके से 6 इसके वाक्य के आवश्यक तत्व हैं। सार्थकता किसे कहते हैं हम? सार्थकता जो है वह वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक होने के लिए होता है। अब सार्थकता का मतलब यही हो गया ना कि वाक्य में जो भी शब्द या पद प्रयुक्त हो रहे हैं वह सार्थक होने चाहिए। मतलब तभी वाक्य की, आप निरर्थक कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। समाज में भी आपकी कोई छवि उत्पन्न नहीं होगी, एक विचारक के रूप में भी, एक अध्यापक के रूप में भी, एक विद्यार्थी के रूप में भी। जो भी आप बोलें वह सार्थकता लिए हुए हो, तभी उसकी कुछ प्राप्ति है, अन्यथा वह बेकार है। तो सार्थकता बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वाक्य के लिए। अब भाषा का अभिप्राय ही सार्थकता है, अतः इसकी इकाई वाक्य में भी पदों का सार्थक होना अनिवार्य बताता है। कमल सुंदर है, जैसे एक वाक्य है, उदाहरण के लिए कमल सुंदर है में सभी पद सार्थक हैं, तथा मकल रसुंद, क्या? मकल तथा मकल रसुंद आदि निरर्थक है। अतः वाक्य में ऐसे निरर्थक पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। योग्यता दूसरे नंबर पर आता है। योग्यता से तात्पर्य है शब्दों के अर्थों की परस्पर संगति होना, शब्दों के अर्थों की परस्पर संगति होना। हमने कहा था ना कि दोनों बड़े अंतरंग होते हैं, शब्द और अर्थ, तो वो अंतरंगता दिखनी चाहिए, यही संगति का तात्पर्य है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य में आने वाले शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। जैसे यदि कोई कहे कि वृक्ष की अग्नि से सींचो, वृक्ष को अग्नि से सींचो, खेत से पशुओं को उड़ाओ, मकान की प्यास लगी है आदि, तो इन्हें वाक्य नहीं स्वीकार किया जाएगा, भले ही इनमें प्रयुक्त पद सार्थक हैं। सींचना क्रिया जल से संपन्न हो सकता है, न कि अग्नि से। पक्षी उड़ते हैं, पशु नहीं। प्यास जो है वह प्राणधारी जीवों को लगती है, निर्जीव मकानों को नहीं और दीवारों को भी नहीं। ऐसे वाक्य व्यवहारिक भाषा में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। लोक व्यवहार में इन्हें मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है। इनका उन्मत्त का प्रलाप ही माना जाएगा, यह सिर्फ एक शोरगुल ही माना जाएगा। आकांक्षा, आकांक्षा का तात्पर्य है इच्छा। क्या? आकांक्षा का तात्पर्य क्या है? इच्छा। अब किसी वाक्य को सुनकर यदि उसके अर्थों को पूरा समझने के लिए अन्यान्य पदों की इच्छा अथवा जिज्ञासा बनी रहती है तो उसे हम आकांक्षा कह सकते हैं। वाक्य तभी ठीक और पूर्ण माना जाता है जब उसे सुनकर उसकी पूरी आकांक्षा समझ में आ जाती है, उसका पूरा आशय समझ में आ जाता है। यदि उसका अर्थ अधूरा रहता है और श्रोता को जिज्ञासा बनी रहती है
तो उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य और पशु कहकर चुप हो जाए तो श्रोता उसके मुंह की ओर देखने लगेगा। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि मनुष्य और पशु का क्या मतलब हुआ, इसका क्या लाभ हुआ, वक्ता उनके संबंध में क्या कहना चाहता है। यह वाक्य अधूरा है और किसी भी पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करता। इसलिए हमें इस वाक्य को नहीं हम इस वाक्य को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, न ही इस वाक्य को स्वीकार किया जा सकता है। अब चौथी चीज आती है सन्निधि। सन्निधि क्या है? सन्निधि को आसक्ति भी कहा जा सकता है। इसका शब्दार्थ है समीपता, पास पास। वाक्य के पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक शब्द कुछ कह रहा है, दूसरा शब्द कुछ कह रहा है, अब वाक्य में बड़ा जिसको कहें कि एक साथ रहकर भी मन का संबंध नहीं है, दूरियां बनी हुई हैं, तो वह वाक्य भी सार्थक नहीं है। अतः वाक्य के पद एक दूसरे के बेहद निकट होने चाहिए। उनके उच्चारण में विलंब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शब्दों का परस्पर जिसको कहें अन्वय नहीं हो सकता है, शब्दों का परस्पर ज्ञान नहीं हो सकता और फलस्वरूप अर्थ बोध में बाधा आ जाती है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति यदि प्रातःकाल वह आदमी कहता है दोपहर की वह आदमी कहता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति यदि प्रातःकाल वह आदमी कहता है, दोपहर को नगर से कहता है और सायंकाल में आया है कहता है, तो उसके मुख से उच्चरित शब्द वाक्य के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और न ही ये वाक्य कहलाने लायक होते हैं, न ही उनके अर्थ में परस्पर कोई संबद्ध होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी शब्द जो है एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसलिए वाक्य रचना में सन्निधि अथवा आसक्ति सदैव अपेक्षित होती है और तभी जो है एक सार्थक वाक्य का निर्माण हो पाता है और तभी जो है हम वाक्य की कल्पना कर सकते हैं। अब हम अन्वीति की बात करते हैं। अन्वीति अथवा अन्वय। अन्वीति का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से कि सामान्य रूपता, सामान्य रूपता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस। क्या कहते हैं? कॉन्सर्डेंस। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कॉन्सर्डेंस कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न रूप मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुकूल होता है। इसलिए यदि कोई कहे कि हम खाता है, सीता गाता है, घोड़ी भागता है, लड़के नाचती हैं, इन वाक्यों को अशुद्ध समझा जाता है, क्योंकि इनमें क्रियाओं के लिंग और वचन कर्ताओं के लिंग और वचन के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल हैं। अतः ये जो वाक्य हैं लिंग कर्ता कर्म वचन के अनुसार यदि नहीं बने हैं तो वह वाक्य शुद्ध नहीं है बल्कि अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में कर्ता में बहुवचन है और क्रिया में एक वचन, इसलिए हम खाते हैं ऐसा लिखना चाहिए। दूसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया पुल्लिंग, पुल्लिंग है, दोनों में स्त्रीलिंग रखकर सीता गाती है होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया पुल्लिंग, यहाँ भी दोनों स्त्रीलिंग बनाकर घोड़ी भागती है होना चाहिए। संस्कृत में विशेषण और विशेष्य में अन्वीति रहती है, इसलिए उसमें सुंदर बालक
सुंदरौ बालकौ, सुंदरः बालकः, सुंदरम बालकम, सुंदरेण बालकेन, सुंदरो बालिका, सुंदरम फलम आदि लिखा जाता है। हिंदी में जो है वो आकारांत विशेषताएं में यही स्थिति है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के इत्यादि। परंतु आकारांत विशेषणों में विशेषण विशेष्य अन्विति नहीं है, इसलिए सुंदर बालक, सुंदर कन्या आदि रूप ही चलते हैं। अंग्रेजी में विशेषण विशेष्य अन्विति बिल्कुल नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम कि गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड हॉर्सेस इत्यादि लिखते हैं। अब हम क्रम की बात करते हैं। क्रम से तात्पर्य पद क्रम से है। साधारणतया सभी भाषाओं में वाक्य रचना के लिए पदों का कोई न कोई क्रम रहता है, जिसमें रचित वाक्य अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जिसमें रचित वाक्य अभीष्ट अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। इसे ही क्रम या पद क्रम कहा जाता है। यदि वाक्य में अपने वाले शब्दों या पदों की योजना का क्रम भंग हो जाए तो अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं हो सकता है। जैसे यदि कोई कहे आम राम खाता है, क्या कहे? आम राम खाता है, वह क्रिकेट में खेलता है मैदान, खिले उपवन है में पुष्प इत्यादि, तो इन्हें वाक्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के अनुसार पदों का क्रम सही नहीं है और फलस्वरूप कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं निकल के सामने आता है। यदि इन्हें ठीक क्रम से बोला या लिखा जाए तो तभी ये सार्थक वाक्य बनते हैं। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, उपवन में पुष्प खिले हैं या उपवन में पुष्प खिलते हैं इत्यादि ठीक एवं पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं। प्रत्येक भाषा में पदक्रम उस भाषा के व्याकरण के अनुसार निश्चित रहता है। हिंदी में वाक्य के पद क्रम में कर्ता पहले रखा जाता है, कर्म उसके बाद रखा जाता है, क्रिया जो है अंत में। लेकिन अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया को रखा जाता है तथा क्रिया के बाद कर्म को। उदाहरण के रूप में हिंदी में कहा जाता है राम आम खाता है, परंतु अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है कि राम खाता है आम, मतलब राम इट्स मैंगो। ठीक है। अब जो है यदि हम बात करें कि राम इट्स मैंगो, अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं वाक्य विश्लेषण की। वाक्य विश्लेषण से अभिप्राय यह है कि वाक्यों का विभाजन करके उसके अवयवों और उपवाक्यों का इस ढंग से अध्ययन करना कि जिससे उनका व्याकरणिक संबंध ज्ञात हो जाए। वाक्य के अंतर्गत पदों के व्यवहारिक संबंध को जानने के लिए वाक्य विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है और इसी को वाक्य के अंतर्गत पदों के सही प्रयोग के बारे में हम वाक्य विश्लेषण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक भी मानते हैं। और बिना उसके हम सही वाक्य बना रहे हैं, सही वाक्य की रचना हो रही है अन्यथा नहीं हो रही है, बिना वाक्य विश्लेषण के अध्ययन के हमें सही जानकारी नहीं हो पाएगी। अब साधारणतया सरल वाक्य को हम उद्देश्य और विधेय नामक दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। वाक्य में जिसके विषय में
वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे मोहन भागता है, लालू सोता है, सीता पानी पीती है। वाक्यों में मोहन, लालू, सीता उद्देश्य है, और भागता है, सोता है, पानी पीती है विधेय। आजकल कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने उद्देश्य के स्थान पर संज्ञा वाक्यांश और विधेय के स्थान पर क्या क्रिया वाक्यांश शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं। हमारी हिंदी के भाषा विज्ञान में भी जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक शोधकर्ता हैं, वो अपनी नई नई अनुभूति, नए नए अनुसंधान, नए नए उत्पत्ति का जन्म दे रहे हैं, और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है संज्ञा वाक्यांश, विधेय के स्थान पर जो क्रिया वाक्यांश का प्रयोग हो रहा है, और जो और भी तमाम नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब आजकल क्या है, उद्देश्य के स्थान पर संज्ञा वाक्यांश और विधेय के स्थान पर क्या क्रिया वाक्यांश। तो ये जो संज्ञा वाक्यांश और क्रिया वाक्यांश है, ये नए शब्द आए हैं। निश्चित रूप से यह हमारे अनुसंधान की ही जिसको कहें कि परिणति है। उद्देश्य का विभाजन प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य अथवा संज्ञा वाक्यांश की को पुनः दो भागों में विभक्त कर देती है, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। उदाहरण के रूप में, दशरथ के पुत्र राम ने शिव धनुष को तोड़ा। दशरथ के पुत्र राम ने शिव धनुष को तोड़ा। इस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण यह साधारण अथवा सरल वाक्य है। इसमें उद्देश्य अथवा संज्ञा वाक्यांश है, दशरथ के पुत्र राम ने, और विधेय अथवा क्रिया वाक्यांश है। शिव धनुष को तोड़ा उद्देश्य में राम करता है, और दशरथ के पुत्र राम का विशेषण होने के कारण कर्ता का विस्तारक है। अब हम बात करते हैं कि विधेय का विभाजन कैसे होगा। अब जब हम विधेय के विभाजन की बात करते हैं, तो जिस प्रकार उद्देश्य का विभाजन दो भागों में होता है, उसी प्रकार विधेय अथवा क्रिया वाक्यांश का विभाजन दो भागों में नहीं होता है, बल्कि वह 14 भागों में होता है। कितने भागों में? 14। कर्म नंबर 1, कर्म का विस्तारक, करण, करण का विस्तारक, संप्रदान, संप्रदान का विस्तारक। सबके साथ विस्तारक जुड़े हैं। कितने हुए? 6 हुए संप्रदान का विस्तारक। उसके बाद अपादान, अपादान का विस्तारक। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण का विस्तारक। फिर उसके बाद पूरक, पूरक का विस्तारक। उसके बाद क्रिया, तथा फिर अंतिम 14वां क्रिया का विस्तारक। उदाहरणतया दशरथ के पुत्र राम ने लंकाधिपति रावण को अपने तीक्ष्ण बाण से असुर राजधानी लंका में बुरी तरह घायल किया। क्या? दशरथ के पुत्र राम ने लंकाधिपति रावण को अपने तीक्ष्ण बाण से असुर राजधानी लंका में बुरी तरह घायल किया। बहुत समझने वाली मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सब बहुत समझने वाली चीज़ें। क्लास देखिए, कक्षा में पढ़ाना दूसरी चीज़ होती है और यहाँ पढ़ाना दूसरी चीज़ होती है। बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए जितना हो सकता है मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, वो आप लोगों को विषय से संबंधित विषय सामग्री देने की कृपा, देने की व्यवस्था ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। पुनः मैं वाक्य को दोहराता हूँ।
दशरथ के पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को अपने तीक्ष्ण बाण से असुर राजधानी लंका में बुरी तरह घायल कर दिया। इस वाक्य में विधेय पक्ष अथवा क्रिया, वाक्यांश में रावण को कर्म है और लंकाधिपति कर्म विस्तारक है। यहाँ पे रावण क्या है? वह कर्म है, और जो लंकाधिपति हैं वो राजा है। रावण है क्या? उनके कर्म का ही विस्तार है, मतलब कर्म, लंकाधिपति क्या है? वो कर्म विस्तारक है। बाण जो है, बाण से, वो क्या है? करण है। और अपने तीक्ष्ण यह क्या है? बाण का विस्तारक। अपने तीक्ष्ण मतलब यह कर्ण का विस्तारक है। लंका में अधिकरण है तथा असुर राजधानी अधिकरण का विस्तारक है। घायल किया, क्रिया है, और बुरी तरह घायल कर दिया, यह क्या है? क्रिया विशेषण अथवा क्रिया का विस्तारक। इस तरीके से वाक्य विश्लेषण में इन बातों का हम अध्ययन करके शुद्ध वाक्यों की रचना करते हैं और वाक्यों के भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी जो सार्थकता। अब हम यदि निकटस्थ अवयव विश्लेषण की बात करें तो वाक्य में प्रायः एक अथवा अनेक पद सम्मिलित होते हैं। जहाँ वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं वहाँ वाक्य के अंतर्गत सभी पद उस वाक्य के अवयव या अंग कहलाते हैं, क्योंकि उन सब ने मिलकर उस वाक्य को बनाया है। उन्हीं सब के संयोग से ही वाक्य की रचना हुई है। इसलिए कोई भी वाक्य जिन दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है, उनमें से प्रत्येक पद उस वाक्य का निकटस्थ अवयव। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है। उदाहरण के लिए, राम आम खाता है, वाक्य में राम आम खाता है, ये तीन निकटस्थ अवयव हैं, क्योंकि इन तीनों के योग से यह वाक्य बना है। वाक्य में कौन सा अवयव अथवा अंग दूसरे किस अवयव या अंग के निकट हैं, इस बात का फैसला वाक्य में उन अवयवों की स्थिति से नहीं किया जाता, बल्कि अर्थ की दृष्टि से किया जाता है। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी का वाक्य है इज राम गोइंग। ठीक है, अब इस वाक्य में स्थिति की दृष्टि से इज राम के निकट है, और राम एक और इज के और दूसरी ओर गोइंग के निकट है। परंतु स्थिति की दृष्टि से ये एक दूसरे के निकट होने के बावजूद भी इस वाक्य के निकट अवयव नहीं कहला सकते। क्यों? इसके विपरीत इज और गोइंग एक दूसरे से दूर है, दोनों के मध्य राम विद्यमान है, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के निकट हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक क्रिया को बनाते हैं, इसलिए वे दोनों निकटस्थ अवयव कहलाते हैं। इसी प्रकार द वॉच ऑफ दैट मैन हैज़ बिन स्टोलन। वाक्य में द वॉच और हैज़ बीन स्टोलन दोनों अवयव एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों निकटस्थ अवयव हैं। इसी प्रकार हिंदी में यदि हिंदी का उदाहरण दे, ये अंग्रेजी का उदाहरण, हिंदी में यदि उदाहरण दूं मैं, तो वह सुंदर बालक जो कल मार्ग में मिला था आज फिर आया है। बड़ा वाक्य है ये। इस वाक्य में वह सुंदर बालक और आया है, पदों में पर्याप्त दूरी है।
दोनों के बीच कितने ही अन्य पद हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के निकट हैं और एक दूसरे के निकटस्थ अवयव इनको हम कहेंगे। निकटस्थ अवयवों की दृष्टि से इस प्रकार का विभाजन यदि हम करें तो उसको इस प्रकार कर सकते हैं। वह ऑब्लिक सुंदर बालक, ऑब्लिक जो, ऑब्लिक कल, ऑब्लिक मार्ग में, ऑब्लिक मिला था, ऑब्लिक आज, ऑब्लिक फिर आया है। ऑब्लिक का मतलब बटा, हिंदी में जिसको हम बटा कहते हैं, जिसको हम भागा चिन्ह से भी संबोधित करते हैं, उसको हम ऑब्लिक कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी में ऑब्लिक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को हमने जो है आयात कर लिया है और उनको अपना बना लिया है। भाषा तभी समृद्ध माना जाता है जबकि वह दूसरे भाषा के शब्दों को आयात कर ले, आत्मसात कर ले। मेज़बान वही अच्छा माना जाता है जो मेहमान को भी अपना बना ले। तो उसी तरह से ऑब्लिक शब्द है या अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में आत्मसात कर लिए गए हैं, हिंदी भाषा के होकर वह रह गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं, कंप्यूटर है, ट्रेन है, वॉच है, बहुत सारे शब्द हैं। कई स्थानों पर निकटस्थ अवयवों को ठीक ठीक अलग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि भाषा की इकाई के रूप में उपस्थित वाक्य अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, सब पुस्तकें और कापियां यहाँ रखी हैं। एक वाक्य है, सब पुस्तकें और कापियां यहाँ रखी हैं। वाक्य में यह कहना कठिन है कि सब विशेषण केवल पुस्तकें के लिए है अथवा पुस्तकें और कापियां दोनों के लिए। यदि केवल पुस्तकें के लिए है तो निकटस्थ अवयव विभाजन होगा, सब पुस्तकें ऑब्लिक और कापियां ऑब्लिक यहाँ ऑब्लिक रखी हैं। और यदि दोनों पुस्तकें और कापियां के लिए है तो निकटस्थ अवयव विभाजन होगा, सब ऑब्लिक पुस्तकें और कापियां ऑब्लिक यहाँ रखी हैं। ऐसे स्थानों पर निकटस्थ अवयव विभाजन ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी कमियां भी अर्थ की दृष्टि से किए जाने वाले निकटस्थ अवयवों के अध्ययन में 5 आधार हो सकते हैं। यदि अर्थ की दृष्टि से हम निकटस्थ अवयवों का अध्ययन करें, वह 5 आधार कौन कौन से हो सकते हैं? वह हो सकते हैं पदक्रम, विशेषण, योग्यता, बलाघात और अनुवाद। अब पदक्रम क्या होता है? निकटस्थ अवयव का अध्ययन वाक्य के पदक्रम के आधार पर किया जाता है। पदक्रम से अपरिचित व्यक्ति वाक्यों के निकटस्थ अवयवों का प्रयोग प्रायः दोषपूर्ण ढंग से करते हैं। भाषा की जानकारी एकदम सटीक न होने के कारण ही यह त्रुटि होती है। अब जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक वाक्य मैं रख रहा हूं सामने आप लोगों के। कृष्ण ने राधा का रास मंडलों में नृत्य देखा। कृष्ण ने राधा का रास मंडलों में नृत्य देखा। अब इस वाक्य में राधा का और नृत्य दोनों पद पदक्रम की दृष्टि से निकटस्थ अवयव हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें इतनी दूरी पर रख दिया गया है कि वे निकटस्थ अवयव नहीं जान पड़ते हैं। इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है और दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप होगा, कृष्ण ने रास मंडली में राधा का नृत्य देखा। यह सही वाक्य होगा, यह दोष रहित वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप यही है। अब विशेषण की हम बात करते हैं कि जब किसी वाक्य में
विशेषण का प्रयोग इस प्रकार कर दिया जाता है कि उसमें निकटस्थ अवयव का ठीक बोध नहीं हो सकता। ऐसे वाक्य संदिग्ध प्रतीत होने लग जाते हैं। जैसे कृष्ण ने गोरी, राधा और विशाखा को पूछा, सफेद गायें और बछड़े कहाँ हैं? इत्यादि वाक्यों में विशेषण शब्द गोरी और सफेद। अब वहां पे कृष्ण ने गोरी, राधा और विशाखा को पूछा। अब यहाँ पर विशेषण क्या है? गोरी है। दूसरा वाक्य है सफेद गायें और बछड़े, यहाँ पर विशेषण क्या है? सफेद है। के आधार पर निकटस्थ अवयव का विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कृष्ण ने ऑब्लिक गोरी, राधा ऑब्लिक और विशाखा को ऑब्लिक पूछा। अब इस तरीके से इसको हम विभाजन कर सकते हैं। अब दूसरा विभाजन इसी वाक्य का कैसे हो सकता है? कृष्ण ने ऑब्लिक गोरी ऑब्लिक राधा और विशाखा को ऑब्लिक पूछा। ये दो तरीके से इस वाक्य का विभाजन हम कर सकते हैं। अब दूसरा जो वाक्य था, सफेद गायें और बछड़े कहाँ हैं? अब यदि हम इसका विभाजन करते हैं तो यह भी दो प्रकार से हो सकता है। सफेद गायें ऑब्लिक और बछड़े ऑब्लिक कहाँ हैं? दूसरा तरीका इसके विभाजन का है, सफेद ऑब्लिक गायें और बछड़े ऑब्लिक कहाँ हैं? यह तो विशेषण हो गया। अब तीसरा हो गया, तीसरा आता है योग्यता। निकटस्थ अवयव उन्हीं को माना जाता है जो अर्थ की दृष्टि से योग्यता अर्थात क्षमता के परिचायक हों। जो अवयव अर्थ की दृष्टि से अयोग्य होते हैं उनका प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे श्याम ने एक फलों की टोकरी अपनी बहन के, इस वाक्य में एक और फलों अवयवों का प्रयोग साथ साथ किया गया है। यद्यपि दोनों निकटस्थ अवयव नहीं हैं, अतः दोनों में ठीक अर्थ को बताने की योग्यता नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा, श्याम ने फलों की एक टोकरी अपने बहन के पास भेजी। चौथा है बलाघात। निकटस्थ अवयवों का निर्धारण करने के लिए इसी बलाघात को भी ध्यान में रखना चाहिए। बलाघात शब्द इस वाक्य विज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व है और इसके आधार पर सही वाक्य की संरचना होती है। जैसे एक वाक्य देखिए आप, रोको मत लड़ने दो। इस वाक्य का बलाघात के आधार पर दो प्रकार से निकटस्थ अवयव विभाजन हम कर सकते हैं। नंबर 1, रोको ऑब्लिक मत लड़ने दो। दूसरा इसका विभाजन कैसे कर सकते हैं? रोको मत ऑब्लिक लड़ने दो। मतलब कहाँ पे आप बल लगा रहे हैं। वाक्य में कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो अपने उच्चारण के द्वारा, अपने ध्वनियों के द्वारा जब हम उसे संप्रेषित करते हैं तो उसमें बीच में ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद हम बल लगाते हैं। एक जगह तो रोकते हैं, दूसरी जगह पर फिर हम बल लगाते हैं, वही ये बलाघात है। तो इस वाक्य को रोको मत लड़ने दो का दो प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। अब पहले वाक्य में रोको पर बलाघात होने से मत का संबंध लड़ने दो से ही हो जाता है और वह मत लड़ने दो का निकटस्थ अवयव बन जाता है। इस प्रकार वाक्य का अर्थ होता है कि उसे रोक लो, लड़ने मत दो।
दूसरे वाक्य में मत पर बलाघात होने से वह का निकटस्थ अवयव बन जाता है और अर्थ निकलता है कि उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे लड़ने दो। दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार बलाघात के आधार पर वाक्य प्रतिवाचक, विस्मय, विस्मयादिबोधक, शोक सूचक इत्यादि बन जाता है और वाक्य का सार्थक अर्थ सामने नहीं निकल पाता है। अब हम अनुवाद की बात करते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में किए जाने वाले संबंध को, किए जाने वाली प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। अब जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो भाषा में कई तरह का संबंध स्थापित होता है। अब संबंधित भाषा के निकटस्थ अवयवों का निर्धारण इसी अनुवाद के द्वारा किया जाता है। निकटस्थ अवयवों का परिचय न होने पर कभी कभी अनुवाद बड़ा विचित्र और असंगत बन जाता है, जिसका कुछ भी संबंध अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे अंग्रेजी का वाक्य है ही फेल इन लव विद हर का अनुवाद हिंदी में होगा वह उससे प्रेम करने लगा। ही फेल्ट इन लव, फिर से सुनिए, अंग्रेजी का वाक्य है ही फेल्ट इन लव विद हर का अनुवाद है कि वह उससे प्रेम करने लगा। परंतु यदि कोई निकटस्थ अवयवों को ध्यान में न रखे तो इस वाक्य का अक्षरशः अनुवाद होगा वह, जैसे अंग्रेजी का वाक्य है ही फेल इन लव विद हर का अनुवाद हिंदी में होगा वह उससे प्रेम करने लगा। परंतु यदि कोई निकटस्थ अवयवों को ध्यान में न रखे तो वह इस वाक्य का अक्षरशः अर्थ अथवा अनुवाद करेगा वह गिरा में प्रेम साथ उसके, वह गिरा में प्रेम साथ उसके, जो अशुद्ध होगा। ही फेल इन लव विद हर, वह अशुद्ध होगा। वाक्य में तीन निकटस्थ अवयव हैं, ही ऑब्लिक फेल इन लव ऑब्लिक विद हर। इन तीनों का यदि ध्यान दें, ठीक ध्यान दें, ठीक से यदि ध्यान रखते हुए यदि हिंदी अनुवाद में भी तीन निकटस्थ अवयवों का वाक्य बनाया जाए तो वह बनेगा वह ऑब्लिक उससे ऑब्लिक प्रेम करने लगा। प्रत्येक भाषा में निकटस्थ अवयवों को वाक्य में रखने का एक विशेष क्रम होता है। इसके अतिरिक्त भाषा के मुहावरों का भी अपना प्रयोग होता है, अपना स्वरूप होता है, अपना रूप होता है। टू फॉल इन लव अंग्रेजी का मुहावरा है जिसके लिए हिंदी में प्रेम करना। इसी प्रकार यदि हिंदी के वाक्य मेरा सिर चक्कर खा रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एम फीलिंग हेडेक। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, ये तीन निकटस्थ अवयव हैं। मेरा ऑब्लिक सिर ऑब्लिक चक्कर खा रहा है। अंग्रेजी में तीन निकटस्थ अवयव होंगे, आई ऑब्लिक एम फीलिंग ऑब्लिक हेडेक। हिंदी में मुहावरा है सिर का चक्कर खाना और अंग्रेजी में टू फेल हेडेक। यदि कोई इसका अनुवाद करे कि माई हेड इज ईटिंग क्लिक्स, यदि कोई इसका अनुवाद करे कि माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स तो वह अशुद्ध होगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वाक्य का सम्यक अध्ययन करने के लिए उसके निकटस्थ अवयवों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, वाक्य विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने उसे भरसक समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।